हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम एक टॉपिक पर बात कर रहे थे, वो था तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम बात करेंगे संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। इस टॉपिक के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। आज हम संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली से संबंधित इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र की अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज की इस क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, समान है, कॉमन है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैस करिएगा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? यानी कौन सी विशेषताएं भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में समान है, साझी है? तो राइट उत्तर का ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है, अमेरिकी संघ और भारतीय संघ दोनों। एकल नागरिकता है जो भारतीय संविधान में है, जबकि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता है। यानी भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है भारतीय संविधान, जबकि अमेरिका का संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, क्योंकि वहां पर स्टेट की नागरिकता के साथ साथ संघ की नागरिकता भी होती है। कोई व्यक्ति यदि न्यूयॉर्क राज्य का नागरिक है तो उसके साथ वह अमेरिका का भी नागरिक गिना जाएगा, वहां पर दोहरी नागरिकता है। संविधान में 3 सूचियां, भारतीय संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान है, जबकि अमेरिकी संविधान में 2 प्रकार की अनुसूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची। जबकि अमेरिका में जो अवशिष्ट विषय है वो राज्यों को प्रदान किए गए हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं जो राज्यों को प्रदान की गई। जबकि भारत में कनाडा की तरह अवशिष्ट विषय है, उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। जबकि अमेरिका में अवशिष्ट विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों को प्रदान की गई है। इस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा। यहां से भी कई बार सवाल आपके समक्ष आए हैं कि अमेरिका में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है, जबकि भारत और कनाडा में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। और भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 2 ही अनुसूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसके अनुसार संघात्मक शासन राज्यों का एक समुदाय है जो एक नए राज्य का निर्माण करता है? मॉन्टेस्क्यू के अनुसार, डायसी के अनुसार, गवर्नर के अनुसार, हैमिल्टन के अनुसार? किसके अनुसार संघात्मक शासन राज्यों का एक समुदाय है जो एक नए राज्य का निर्माण करता है? यह परिभाषा किसने दी?
संघीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में? तो राइट उत्तर का ऑप्शन 4 हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिन्होंने संघात्मक शासन के बारे में लिखा कि संघात्मक शासन राज्यों का एक समुदाय है जो एक नए राज्य का निर्माण करता है। आप कीवर्ड पकड़ेगा यहां से, नए राज्यों का निर्माण की बात कौन करता है? हैमिल्टन। नवीन राज्य। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। यह भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्योंकि दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण, ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो जाएगी, एकात्मक शासन व्यवस्था की। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और भारतीय संविधान इकहरी नागरिकता का प्रावधान करता है इंग्लैंड की तरह। अगला सवाल, और भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, यूके के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर, एकात्मक व्यवस्था में ऑप्शन ए केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, ऑप्शन बी केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्य समकक्ष होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है क्योंकि यहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, किस देश समूह में एकात्मक संविधान है, यानी किन देशों के समूह में एकात्मक संविधान है या एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश कौन कौन से हैं? ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, श्रीलंका, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, कनाडा। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इनके अलावा जापान और इटली इत्यादि देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है। ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, जापान और इटली, इन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली या एकात्मक सरकार है। जबकि हमने बात की थी अमेरिका, भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका ए राइट होगा क्योंकि यहां से कई बार सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों में एकात्मक संविधान है या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से देशों में संघात्मक संविधान है या नहीं है। तो आपको इन देशों का नाम भी याद होना चाहिए कि किन देशों में एकात्मक संविधान है और किन देशों में संघात्मक संविधान है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा लक्षण संघात्मक व्यवस्था का नहीं है? दोहरी सरकार, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता।
निम्न में से कौन सा लक्षण संघात्मक व्यवस्था का नहीं है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता एकात्मक सरकार की या शासन प्रणाली की विशेषता मानी जाती है, जबकि दोहरी सरकार, द्विसदनीय व्यवस्थापिका और लिखित संविधान ये संघात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं। अगला सवाल, एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि कारण क्या है? इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है, इसमें नियंत्रण के लिए अनेक केंद्र होते हैं, इसमें नियंत्रण के लिए कुछ केंद्र होते हैं, इसमें कोई सत्ता नहीं होती। एकात्मक शासन व्यवस्था अच्छी है क्योंकि कारण क्या है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, इसमें नियंत्रण के लिए केंद्र होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। आपातकाल और युद्ध के समय एकात्मक शासन प्रणाली सुदृढ़ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अगला सवाल, एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है लिखित व कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता, सभी शक्तियां केंद्र में निहित हैं। एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी शक्तियां केंद्र में निहित है, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। लिखित व कठोर संविधान यह संघात्मक सरकार की विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक सरकार की विशेषता है, और दोहरी नागरिकता यह भी संघात्मक सरकार की विशेषता है। लेकिन जो एकात्मक शासन प्रणाली है वहां पर संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। तो इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल, यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिसमें हमने विस्तार से संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में टू द पॉइंट चर्चा की। निम्नलिखित में से सरकारी व्यवस्थाओं में से किसका द्विसदनात्मकता एक आवश्यक लक्षण है? निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में से किसका द्विसदनात्मकता एक आवश्यक लक्षण है? राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का, एकात्मक व्यवस्था का। तो ऑप्शन सी राइट होगा, संघीय व्यवस्था का, संघात्मक शासन प्रणाली का। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर, भारतीय परिसंघ अत्यंत सदस्य है किसके समान? यानी भारतीय परिसंघ अत्यंत सदस्य है किसके समान? संयुक्त राज्य अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, नाइजीरिया की। जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की नजदीक है अधिकतर। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला सवाल, कौन सी संघीय सरकार का आधार है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार का आधार है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इकहरी नागरिकता, संघीय और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। इनमें से आपको सबसे प्रभावशाली उत्तर का चयन करना है जो संघीय सरकार का आधार है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, संघीय और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन यह है जो संघात्मक शासन में पाया जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है।
अगला सवाल, कौन सा देश एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाता है? एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाता है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, कनाडा। एकल नागरिकता की व्यवस्था है कनाडा। इनके अलावा भारत में, यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में, जहां पर एकल नागरिकता की व्यवस्था है, क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मकता के साथ एकात्मक व्यवस्थाओं के भी लक्षण पाए जाते हैं। इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। इनके अलावा यहां पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है, और स्विट्जरलैंड जहां पर तिहरी नागरिकता है। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कैसिवियर ने भारतीय संविधान को कहा। ऑप्शन ए अर्धसंघीय, सहमति वाला संघ, मजबूत केंद्र वाला संघ, सहकारी संघ। कैसिवियर ने भारतीय संविधान को कहा अर्धसंघीय, सहमति वाला संघ, मजबूत केंद्र वाला संघ, सहकारी संघ। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कैसिवियर भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहते हैं, अर्धसंघीय। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल, कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सुदृढ़ न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका, प्रतिबद्ध नौकरशाही। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। प्रतिबद्ध नौकरशाही यह विशेषता संघीय शासन व्यवस्था की नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यदि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाई गई? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात किस सरकार के समय हुई? तो आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी की सरकार के समय भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार उत्पन्न हुआ। यहां से भी सवाल आया है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही किस शासन के समय थी भारत में? तो इंदिरा गांधी के समय, जबकि ये विशेषताएं संघीय शासन व्यवस्था की है। अगला सवाल, संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? भौगोलिक संलग्नता या भौगोलिक निकटता कह सकते हैं, हितों की समानता, समुचित संसाधन, उपरोक्त सभी। संघ की सफलता के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? भौगोलिक संलग्नता या निकटता, हितों की समानता, समुचित संसाधन, उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल 16 नंबर आपके समक्ष है। संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं। किसका यह कथन है कि संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं? मॉन्टेस्क्यू के अनुसार, डायसी के अनुसार, गवर्नर के अनुसार, हैमिल्टन के अनुसार। संघात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में, इस व्यवस्था के संदर्भ में यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, मॉन्टेस्क्यू के अनुसार।
जिन्होंने ये परिभाषा दी कि संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य, समान विचारधारा वाले राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। यदि आपको शब्द पकड़े तो एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को तैयार होने वाली यह परिभाषा किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं संघात्मक सरकार में राज्य, तो ऐसी परिभाषा मॉन्टेस्क्यू की है। और नवीन राज्य के बारे में आई, यह शब्द आपको आए नवीन राज्य या एक नए राज्य का निर्माण, तो यह परिभाषा अलेक्जेंडर हैमिल्टन की है। अगला सवाल, संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। सीएफ स्ट्रॉन्ग के अनुसार, डायसी के अनुसार, गोनर के अनुसार, हैमिल्टन के अनुसार कि संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, डायसी की। डायसी की यह परिभाषा है जहां पर आपको कीवर्ड दिखाई देगा राजनीतिक समझौता और एकता। राजनीतिक समझौता और एकता शब्द आपको दिखाई दे तो यह परिभाषा डायसी की है संघवाद के संबंध में। अगला सवाल, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, न्यायपालिका को। अगला सवाल, संघीय व्यवस्था में संघ का विघटन हो सकता है, राज्य संघ का विघटन हो सकता है, यानी दोनों का। संघ अनस्वर है, संघ और राज्य अनस्वर है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, संघ और राज्य दोनों अनस्वर है, अनस्वर या अविनाशी। यह शब्द भी आपको यहां मिलेगा कि संघ और राज्य दोनों अविनाशी है। संघात्मक शासन के बारे में कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली है उन्हें अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यानी संघ और राज्य दोनों क्या है? अविनाशी है, जिनका विनाश नहीं हो सकता। तो संघात्मक शासन के बारे में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है नहीं। जबकि जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है उसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। इस बात को आप गौर से सुनिएगा कि जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली है उन्हें विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली वाले संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। इसके बारे में हम अगली वीडियो सीरीज में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट है। अगला सवाल 20 नंबर, एक एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता मौलिक होती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। ऑप्शन सी, संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। ऑप्शन डी, जनता द्वारा प्रदत्त होती है। यानी एक एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता मौलिक होती है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है, संविधान द्वारा प्रदत्त होती है, जनता द्वारा प्रदत्त होती है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। स्थानीय निकायों की सत्ता केंद्र सरकार के अधीन होती है और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई होती है।
तो आज की हमारी वीडियो सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो सीरीज में हम और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, इसी टॉपिक से जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।